अब हम शुरुआत करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साथ। आजकल जो क्लासिफिकेशन फॉलो की जाती है दैट इज़ द जेल एंड कूम क्लासिफिकेशन। पहले इसमें टाइप 1 to 4 हाइपर सेंसिटिविटीज़ मानी जाती थी, बट अब एक नई ऐड करी गई है, तो अब हमारे पास है टोटल 5 हाइपर सेंसिटिविटीज़। बिफोर वी बिगिन, इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर जिस एंटीजन के लिए आप थोड़े सेंसिटिव होंगे, ये जो मरीज़ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके घर पे जो हाउस डस्ट है या फिर जब आप बाहर जाते हैं AQI ख़राब है, जिस पोल्यूशन में आप फिर भी सांस ले सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, शायद ये लोग उसमें ना वैसे सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन एंटीजन्स और एलर्जेंस के लिए। बेहतर समझने के लिए एक एक करके हम सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले इन सबको एक एक नाम और दिया गया है। ऑफ कोर्स अंत में आपको इस निमोनिक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप सारे मैकेनिज्म्स पढ़ चुके होंगे, बट अभी के लिए टाइप 1 to टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटीज़ को एसिड बोला जाता है, जिसमें टाइप 1 होती है एनाफाइलैक्सिस, क्योंकि उसमें एलर्जी देखी जाती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का नाम है साइटोटॉक्सिक, क्योंकि इसमें सेल किलिंग होगी। टाइप 3 का नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी मिलेंगे। और टाइप 4 का नाम है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और थोड़ा समय लगता है। तो रिपीटिंग, एनाफाइलैक्सिस, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड टाइप। एक और अंतर है, जो पहली 3 हाइपर सेंसिटिविटीज़ हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से एंटीबॉडी का मेंशन ज़रूर होगा, बिकॉज ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है। वेरस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी का कोई मेंशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज सेल मीडिएटेड। तो इन सब के बारे में बेहतर जानते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे एलर्जी या एनाफाइलैक्सिस भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोलन या सीजन चेंज या फिर कोई हाउस डस्ट के खिलाफ अगर इन लोगों को एलर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपोजर पर ही इनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे पाथवे को समझने के लिए हमें 2 एक्सपोजर्स का कराना मरीज के साथ ज़रूरी है, और इसे हम बेहतर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन एंड अ वीडियो। सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी। जब भी किसी प्रकार का एलर्जन जैसे हाउस डस्ट, पोलन कभी भी आएगा, तो एलर्जन एक एंटीजन की तरह होता है। पहली बार आने पर हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो इन एलर्जन्स को पकड़ेंगे, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमेशा एलर्जन को MHC के ऊपर डिस्प्ले करता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसका काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये एंटीजन उठा के MHC के ऊपर रखेगा और वो जाके T सेल्स को प्रेजेंट करेगा। यहाँ पर T सेल का डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है, एंड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने देखा है कि T सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू T हेल्पर 2 सेल्स। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि T हेल्पर 2 सेल्स 3 प्रकार के इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इंटरल्यूकिन 4। यदि आपको याद हो तो इंटरल्यूकिन 4 आइसोटाइप स्विचिंग में हेल्प करता है, मतलब अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाएगा। देन है इंटरल्यूकिन 5 मतलब 5वां अल्फ़ाबेट, इओसिनोफिल एक्टिवेट कर देगा। एंड इंटरल्यूकिन 13 का मतलब है कि वो म्यूकस बनाएगा। जैसा आपने सुना होगा कि किसी को अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या एस्थमा है तो बलगम वाली खांसी होती है, दैट इज़ बिकॉज इंटरल्यूकिन 13 वो म्यूकस बनाएगा। तो हमने कहा इंटरल्यूकिन 4 जो है वो आइसोटाइप स्विचिंग करा के एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और तभी इन पेशेंट्स में IgE एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ये IgE एंटीबॉडीज़ अल्टीमेटली जाके जमा होती हैं ऑन टॉप ऑफ अ मास्ट सेल। तो हमारे पास अब जो मास्ट सेल प्रेजेंट होगा दैट इज़ नोन एज अ सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। सेंसिटाइज इसलिए बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं इस मास्ट सेल के ऊपर सेंसिटाइजेशन के तौर पे वो IgE एंटीबॉडी जाके चिपक गई है। ये था पहला रिस्पॉन्स या पहला रिएक्शन, जब पहली बार किसी को एलर्जन के साथ रिएक्शन हुआ। सेकेंड टाइम जब सेम एलर्जन आएगा तो ये पूरी कहानी दोबारा नहीं चलेगी, क्योंकि अब इन लोगों के शरीर में ऑलरेडी सेंसिटाइज मास्ट सेल्स हैं। पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो सेंसिटाइज मास्ट सेल्स थे, इनके बीच में अगर ये एक एंटीबॉडी और ये दूसरी है तो बीच में गैप मौजूद था, और मास्ट सेल का ऐसा मानना है कि जब तक वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप नहीं करोगे तो मास्ट सेल आगे डीग्रैन्युलेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो अब जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पर जो एलर्जन आएगा वो बीच में जाके जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करेगा। तो ध्यान से अगर आप देखो, एलर्जन ने वो सारे गैप्स को भर दिया, और इसे हम बोलेंगे एक पॉलीमराइजेशन के तौर पे बन चुका है। पॉलीमराइजेशन होते ही मास्ट सेल फट जाता है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ डीग्रैन्युलेशन। एंड मास्ट सेल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हिस्टामिन। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हिस्टामिन पाई जाती है, और अब मास्ट सेल के फटने पर ये हिस्टामिन बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। बिफोर आई शो यू द साइंस एंड सिम्टम्स एंड आई शो यू द टेक्स्ट पार्ट, आई होप आपको जनरल पैथोलॉजी से याद हो कि स्पेशल स्टेन फॉर मास्ट सेल और बेसोफिल इज गोइंग टू बी टोल्यूडीन ब्लू। ये एक मेटाक्रोमैटिक स्टेन था जो हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था।
सो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में पहला जो फेज़ होता है, जो पहले 2 घंटे में देखा जाता है एक्सपोजर ऑफ एलर्जन के बाद, वो है अर्ली फेज़। इसमें कुछ तो ऐसे मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं जो पहले से बने बनाए बैठे थे, जैसे मास्ट सेल जब फटा तो उसमें से निकलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टामिन, और साथ ही मास्ट सेल में से निकलता है ट्रिप्टेज। तभी हमने देखा है कि जब हम किसी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 के मरीज़ का ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में सीरम ट्रिप्टेज लेवल बढ़े हुए आते हैं। अब कुछ मीडिएटर्स तो पहले से बन के तैयार थे, बट अब कुछ नए बनेंगे। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर्स में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो आगे जाके टिश्यू डैमेज कराएंगे। तो ये कहानी जो थी वो पहले 2 घंटे में चली, इसलिए इसे अर्ली फेज़ बोला गया। इसके बाद आता है लेट फेज़, जो 2 घंटे से 24 घंटे के बीच में रहता है, और यहाँ पर जो मेन डैमेज है वो इओसिनोफिल्स द्वारा होता है। आई होप आपको याद हो कि इंटरल्यूकिन 5 था जिसने आके इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करा था। तो ये इओसिनोफिल्स अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाते हैं जिन पे आपको PYQ भी पूछा गया है। सबसे पहला है MBP मतलब मेजर बेसिक प्रोटीन, और नेक्स्ट है ECP दैट इज़ इओसिनोफिल कटाइनिक प्रोटीन। और MBP और ECP मिलकर अब बाकी का टिश्यू डैमेज कराएंगे। यदि ये छोटा माइल्ड इन एलर्जी है तो मोस्टली बिना दवाइयों के निकल जाता है, पर कई बार ये एलर्जी जो है वो मेडिकल इमरजेंसी में चेंज हो सकती है, काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, एंड दैट इज़ नोन एज एनाफाइलैक्सिस। तो हमने जाना कि एनाफाइलैक्सिस एलर्जी का ही सिवियर फॉर्म है जो IgE द्वारा कराया जाता है, क्योंकि मेडिसिन में आपको किससे कंपेयर करना होगा विद एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन। अगर आप नाम पढ़ो एनाफाइलैक्टोइड मतलब एनाफाइलैक्सिस जैसा, के साइंस एंड सिम्टम्स जो होंगे वो तो एनाफाइलैक्सिस वाले होंगे, पर इसमें IgE का कोई रोल नहीं है। तो आप कहोगे कि एनाफाइलैक्सिस या जो भी एलर्जी हो रही थी ये तो कहीं ना कहीं मास्ट सेल फटा था। मास्ट सेल क्यों डीग्रैन्युलेट हुआ था, क्यों फटा था? क्योंकि IgE जाके उस पर चिपक गया, उसके बाद मास्ट सेल फटा, उसमें से हिस्टामिन निकला, तभी ये सारी बीमारी हुई। एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन में भी यही कुछ चल रहा है। यहाँ पर भी मास्ट सेल फटने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मास्ट सेल फटेगा, उसके अंदर से हिस्टामिन निकलेगा, बट ये है डायरेक्ट डीग्रैन्युलेशन, इसमें IgE की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जाती। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलैक्सिस एंड एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन।